में हम करेंगे पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले इन सब केसेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। केस 2 में क्या है कि एक अल्सर था, पेशेंट की हिस्ट्री में अल्सर था, उसका ऑपरेशन किया तो पोस्ट ऑप वाली बात आ गई। ठीक है, तो पोस्ट ऑप वाली बात आती है, ऑपरेशन की बात की तो हम दो चीज़ सोचते हैं, या तो एडेशन है या फिर पैरालिसिस है। अगर पोस्ट ऑप ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, दो चीज़ हो सकती है। अब जो ए वाला केस है ना, सेकंड केस, इसके अंदर पैरालिसिस दिया हुआ कि इसके अंदर लिखा हुआ कि पैरालिसिस हो रहा है, तो हम इसे गैस्ट्रिक पैरालिसिस बोलेंगे। गैस्ट्रिक पैरालिसिस हो गया। ऊपर से इसके अंदर पेरिटोनियल इरिटेशन का वो दिया हुआ कि पेरिटोनियल इरिटेशन हो रहा है, तो इसमें पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अगर शॉटकिन ब्लूमबर्ग साइन है, पेरिटोनियल इरिटेशन है, ये सब कुछ दिया हुआ, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है ना, जो अल्सर था इसका पेशेंट का, वो परफोरेटेड अल्सर था, तो उस वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। और अब केस 6 का देखेंगे अगर अपन, तो इसमें क्या है कि है ना, एक अल्सर है, परफोरेटेड अल्सर। तो परफोरेशन, अगर अल्सर का परफोरेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो ब्लीडिंग के सब कुछ हमको साइन दिखेंगे, एनीमिया के जो भी साइन है वो सब दिखेंगे, जैसे कि है ना, वीकनेस दिखेगा, पेशेंट को वीकनेस होगी, पेलर होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा क्योंकि है ना ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है। उसके अलावा अगर है ना, अगर अल्सर की ब्लीडिंग है तो उसके अंदर है ना अपन को अपर जीआईटी की ब्लीडिंग है तो हीमेटेमेसिस दिख सकता है, मतलब कि ब्लड की वॉमिट हो सकती है। ठीक है, हीमेटेमेसिस दिखेगा। और है ना, क्योंकि अपर जीआई ब्लीडिंग है तो हीमेटेमेसिस और मेलेना दोनों दिखेगा। ये है ना वॉमिट ऑफ ब्लड, और इसमें है ना ये फॉल टारी ब्लैक स्टूल आएगा, तो वो आगे मेलेना हो जाएगा। ये दोनों अपन अपर जीआईटी ब्लीडिंग में दिखेगा। और इसमें है ना अपन को हिस्ट्री ऑफ एस्पिरिन दिख सकता है। एस्पिरिन अपन लेते हैं तो हमको अल्सर के चांस बढ़ जाते हैं कि अल्सर होगा, और अल्सर होगा तो उसका परफोरेशन भी हो सकता है। और परफोरेशन अगर है ना अल्सर का, तो अपन को पेरिटोनाइटिस दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, दोनों केस हो सकते हैं। प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर है ना उसका अल्सर का अगर परफोरेशन हो गया है ना, तो परफोरेशन से पहले जब अल्सर था तब उस पेशेंट को है ना पेन होता था, लेकिन परफोरेशन के बाद में उसका पेन कम हो गया। सी ठीक है, परफोरेशन हो गया तो है ना उसका पेन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ब्लीडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्लीडिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लीडिंग वाले सिम्टम हमें दिखेंगे इसके अंदर परफोरेशन में। तो पेरिटोनाइटिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो हम मान के चलेंगे कि परफोरेशन हो गया, ऐसा अपन ज़्यादा चांस है। और नेगेटिव है तो अपन रूल आउट नहीं कर सकते कि परफोरेशन नहीं है, नेगेटिव होने के बाद में भी परफोरेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये है ना अल्सर होता है, अगर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम अल्सर है तो जो पेन होगा वो एपिगैस्ट्रियम में होगा, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में और सेंट्रल पार्ट में है, इसलिए दोनों, स्टमक और ड्यूडेनम। तो ये जो है ना अपने केस नंबर 6 और केस नंबर 42, ये दोनों हो जाएंगे इतनी इन्फॉर्मेशन से, दोनों है ना अल्सर परफोरेशन के हैं। इसके अलावा केस नंबर हम देखें 47, तो उसमें क्या है कि कोई अल्सर था, ठीक है, क्रॉनिक अल्सर। तो क्रॉनिक अल्सर होगा ना, तो क्रॉनिक है ना बार बार इसकी हीलिंग होगी, तो उस वजह से चांस, मतलब बार बार वो है ना अल्सर इरोड होगा, वापस से हील होगा, इरोड होगा, हील होगा। तो उससे हमारे चांस किस चीज़ के बन जाते हैं कि जो गैस्ट्रिक आउटलेट है ना, ये जैसे कि है ना यहाँ का अगर अल्सर है तो बार बार हील हो रहा है, इरोड हो रहा है, तो उस वजह से इधर का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वजह पूरे नैरोइंग हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब गैस्ट्रिक का जो ये आउटलेट पार्ट है इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो इसका मेन चीज़ क्या है, क्रॉनिक होना चाहिए अल्सर। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो फूड नीचे नहीं जाएगा, तो उससे हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगा, वेट लॉस होगा हमको, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन है तो ड्राई स्किन हो जाएगी। और ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन में हमने क्या बोला था, ऑब्स्ट्रक्शन वाले केस में कि स्प्लैश नॉइज आती है। और इस वाले ये है ना, क्योंकि ये गैस्ट्रिक का है तो जो स्प्लैश नॉइज आएगी वो कहाँ आएगी, वो आएगी अपनी एपिगैस्ट्रियम की तरह आएगी। ठीक है,
और जो ऑब्स्ट्रक्शन के केस थे ना, जो इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, इंटेस्टाइन कहाँ आएगा, इधर से सब नीचे नीचे जो भी पार्ट है वहाँ पे अब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये पूरा फूल जाएगा, जिससे कि हमें एब्डोमेन डिस्टेंशन दिखेगा। लेकिन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, जस्ट इधर स्टमक के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इधर गया ही नहीं फूड, इंटेस्टाइन के अंदर गया ही नहीं, इसलिए एब्डोमेन डिस्टेंडेड नहीं होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड नहीं होगा, और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में स्टमक डिस्टेंडेड होगा, और स्प्लैश नॉइज हर उसमें आएगी ऑब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 48। तो जो जैसे कि है ना, अपन एग्जांपल ले कि जो जीआईटी के है ना स्टमक होता है, या फिर डुओडेनम होता है, या फिर गॉल ब्लैडर होता है, इन सब का जो पेन होता है ना, वो रेडिएट करता है अपना राइट शोल्डर पे। ठीक है, तो अगर डुओडेनम का कोई अल्सर हुआ है, डुओडेनम का अल्सर हुआ है, तो उसका जो पेन होगा वो भी अपना राइट शोल्डर पे है ना रेडिएट कर सकता है। उसके अलावा उसमें अगर है ना परफोरेशन हो गया, इसी अल्सर का परफोरेशन हो गया, परफोरेशन होगा, या फिर इसका ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग अल्सर है, तो है ना ब्लीडिंग के अपन को एनीमिया के वही जो सिम्टम मिलते हैं जनरली हर चीज़ में वो दिखेंगे। परफोरेशन है तो परफोरेशन में हमें पेरिटोनाइटिस दिखेगा। और पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, पूरा पेरिटोनियम जो एब्डोमेन को कवर कर रहा है, जो भी लेयर है, तो वो पूरी इन्फ्लाम हो जाएगी। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो उसको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं मिलती जिसमें वो रिलीफ फील करे। तो पेशेंट है ना मोशनलेस बैठा रहता है, मतलब बिल्कुल हिलेगा नहीं, तो एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा, बिल्कुल भी अगर उसने हिला तो उसको पेन होगा। तो पेरिटोनाइटिस का सिम्टम होता है, तो इसमें है ना मोशनलेस रहेगा पेशेंट। उसके अलावा जो उसके पैर होंगे ना, वो है ना स्टमक के पास ला देगा, जैसे कि पेशेंट है, इसका हेड है, तो इसको पैरों को ऐसे ला देगा। ठीक है, इस ये करने से क्या होगा कि जो एब्डोमेन के जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो पेरिटोनियम में वो भी रिलैक्स हो जाएगा, तो पेन रिलीव कर होगा, इसलिए वो पेशेंट ऐसे बैठा रहेगा। और जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन इसके अंदर है ना ब्रीदिंग के अंदर पार्ट नहीं लेता, क्योंकि एब्डोमेन नहीं हिलेगा। अगर हिलाने की कोशिश करेंगे, ब्रीदिंग लेंगे एब्डोमेन से करेंगे, एब्डोमेन मसल को यूज़ करेंगे तो पेन करेगा, इसलिए वो एब्डोमेन की मसल यूज़ नहीं करेगा पेशेंट। उसके अलावा शॉटकिन ब्लूमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होगा, जो कि पेरिटोनाइटिस के लिए होता है, और क्योंकि इन्फेक्शन है, आइटिस है, तो इसका WBC बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये केस हो गया हमारा 48। इसके अलावा एक है केस 59। इसमें क्या है, गैस्ट्रो कोलिक फिस्टुला है। गैस्ट्रो बोले तो स्टमक, कोलिक बोले तो कोलन, कोलन बोले तो इंटेस्टाइन। तो स्टमक और इंटेस्टाइन का फिस्टुला बन गया, दोनों का कनेक्शन बन गया। ये अपना इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन और इनका दोनों का ऐसे कनेक्शन बन गया अगर, तो जो फूड होगा ना, अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर अपन ने खाया अनडाइजेस्टेड, बड़ा बड़ा पार्टिकल है फूड पार्टिकल, तो पूरा इधर से इंटेस्टाइन में चला आएगा वो सीधे के सीधे, बिना डाइजेस्ट किए। ठीक है, बड़ा बड़ा फूड इधर आ गया, और रेक्टम में भी वो बड़ा पूरा अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, रेक्टम में अपना फीसिस में अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा। और जो अपनी ब्रेथ होगी वो पूरी है ना बहुत ही बुरी स्मेल होगी, क्योंकि है ना इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो जो भी फीसिस थे गंदे गंदे बदबू आने वाले, वो अपने स्टमक में आ गए, तो अपनी ब्रेथ है ना वो होगी, फॉल स्मेलिंग होगी, फॉल स्मेलिंग। और जो पेशेंट होगा ना, उसको अर्ज टू स्टूल आफ्टर मील, खाना खाने के जस्ट बाद में उसको है ना लेटरिन करने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि उसने जब खाना खाया ना, तो इतना बड़ा लॉन्ग पाथ था, वो पूरा ये सब पाथ उसने नहीं लिया, वो सीधे इधर से खाया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये जल्दी से रेक्टम में पहुंच जाएगा, तो इसको है ना हर हर खाने के बाद इसको फीसिस करने की है ना इच्छा होगी, तो ये भी इसका सिम्टम है। और जो इसका लेटरिन होगा वो लूज स्टूल होगा, क्योंकि लॉन्ग पाथ जब पूरा लेता है ना फीसिस, तो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है पूरा। और जो अगर इधर सीधे स्टमक में आएगा, फूड आएगा, लिक्विड आएगा, सब कुछ आएगा, सीधे इंटेस्टाइन में चला गया, तो लूज स्टूल देगा अपन को, ये खाना जैसा खाया था वैसा निकल जाएगा। ठीक है, और जो है ना, जो हमारा केस नंबर 65 है, वो सेम वही अल्सर, ब्लीडिंग अल्सर का है। अल्सर है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग के जो भी सिम्टम होते हैं वो सब हमको दिखेंगे। वो आरबीसी कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, पेल स्किन होगी, और फेंटिंग होगा, वीकनेस होगी, वो सब कुछ मिलेगा। अब केस नंबर 78, ये केस है अपना पेल्विक एब्सेस का। और ये एब्सेस कब बना? ये एब्सेस बना अपना गैस्ट्रिक अल्सर के परफोरेशन के बाद में। ठीक है, जो ये गैस्ट्रिक अल्सर था ना, इसका जो इन्फेक्शन था वो पेल्विस में चला गया,
तो उस वजह से एब्सेस बन गया, ठीक है। इन्फेक्शन पेल्विस में चला गया तो पेल्विस में एब्सेस बन गया। और पेल्विस में एब्सेस है तो पेल्विक ये जो होता है लोअर लोअर पार्ट में होता है एब्डोमेन का, ठीक है। ऐसे 4 पार्ट किए अपन ने, तो लोअर पार्ट में होगा, तो ये लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन रहेगा इसका। और और अगर है ना इसमें पेल्विक पार्ट में अगर इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है तो हमें 2 चीज़ मिलेगी। एक तो हम बार बार यूरिनेशन करेंगे और बार बार डिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिफिकेशन और अर्ज टू यूरिनेशन ये हमें दिखता है इन्फेक्शन के अंदर। और जो ये जो होगा ना वुंड एरिया जहाँ पर है ना एब्सेस वाला वुंड था, वो अपन नॉर्मल दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जो एब्सेस वाला पार्ट है, जीए अल्सर वाला, वो नॉर्मल हील हो चुका है, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो पेल्विक एरिया में चला गया है। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 90। केस नंबर 90 में क्या है कि एक बंदे को जीए अल्सर था, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर था। इस गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के हम एक ऑपरेशन करते हैं बिलरॉथ। बिलरॉथ ऑपरेशन में हम है ना जो गैस्ट्रिक आउटलेट है ना उसको काट देते हैं। ये जो पार्ट है ना इसको इसको अपने मान लो काट दिया या फिर डैमेज कर दिया किसी कारण से इस वाले पार्ट को। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला पार्ट डैमेज हो गया है। तो इसमें है ना इस डैमेज होने ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद में, क्योंकि ये हमने का पार्ट निकाल दिया है, बाद में इस पार्ट को और इस पार्ट को हम जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला जीआईटी का पार्ट हो गया और इस वाले पार्ट को हम उठा के यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हम है ना सूचर लगाएंगे, ऐसे डोडेनम जोड़ देंगे। तो ये जो सूचर वाला पार्ट था ना, ये हमने सही से सूचर नहीं हुआ या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गया, यहाँ पे है ना स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये दोनों पार्ट सही से नहीं जुड़े, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि स्टेनोसिस ऑफ एनास्टोमोसिस। इन दोनों को जोड़ने को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो इसका है ना वो हो गया, इन दोनों का स्टेनोसिस हो गया, इन दोनों का ऐसे चिपक गया तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। तो ये दोनों है ना इन दोनों का जो ल्यूमन था वो बंद हो गया है। तो जैसे है ना जैसे अपन ने पढ़ा है ना माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह, तो उसमें माइट्रल वॉल्व बंद हो जाता है उसका ल्यूमन, तो वैसे इसका ल्यूमन बंद हो गया तो इसको अपन बोलेंगे स्टेनोसिस ऑफ एनास्टोमोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो खाना है ना ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जा पाएगा। तो उस खाने के ऊपर रहने से क्या होगा कि है ना ये एपिगैस्ट्रिक एरिया में रहेगा, तो इसे है ना एपिगैस्ट्रिक में इसको हैवीनेस रहेगी कि हमेशा खाना एपिगैस्ट्रिक में रखा रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। उसको है ना नोजिया और वॉमिटिंग होगी, क्योंकि खाना बाहर आ जाएगा वॉमिटिंग के थ्रू। और वॉमिटिंग करने के बाद में इसको रिलीफ आएगा, क्योंकि खाना यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा था तो वॉमिट कर लिया तो वो रिलीफ हो जाएगा, आराम पड़ जाएगा उसको वॉमिट के बाद में। और जब अपन ने इसके है ना यहाँ पर गैस्ट्रिक ट्यूब डाली, ठीक है, बाहर से, उस ट्यूब से हमें ये वाला जो कंटेंट है इसको है ना निकाला तो 1 लीटर कंटेंट निकला, 1 लीटर कंटेंट निकला। उसके बाद में इस पेशेंट को रिलीफ हुआ, मतलब 1 लीटर तक खाना उसके स्टमक में इकट्ठा हो गया था, ठीक है। ये सब हमारे ये सब मेन चीज़ है, इन्हीं सब केस होगा इतना। ये वाला पार्ट अपना है अल्सर वाला। हम देखते हैं केस नंबर 2। तो ये पेशेंट था, इसका ऑपरेशन किया परफोरेटेड अल्सर के लिए, ठीक है। अब इसको है ना और इसको पेरिटोनाइटिस भी था, और क्वेश्चन भी दे रखा है पेरिटोनाइटिस इसका, अल्सर भी दे रखा है। उसका पोस्ट ऑपरेशन के बाद में इसको क्या हुआ कि इसको है ना एब्डोमेन इज सोलन, एब्डोमेन जो इसका है वो सोलन हो गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है इसको, ठीक है। उसके अलावा पेरिटोनियल साइंस आर वीकली पॉजिटिव, मतलब पेरिटोनाइटिस का पेरिटोनियल इरिटेशन अभी भी है। और पैरालिसिस दे रखा, मतलब गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में देखा, इंटेस्टाइन पैरालिसिस हो गया जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है। इसका गैस और स्टूल है डू नॉट गो अवे, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन बता रहा है। तो इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पैरालिटिक इलियस है। तो पैरालिटिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और प्रोग्रेसिव पेरिटोनाइटिस, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेसिव पेरिटोनाइटिस विथ पैरालिटिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। तो इसमें पेरिटोनाइटिस और ऑब्स्ट्रक्शन दो चीज़ें हो रही है, पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन और पेरिटोनाइटिस। रीज़न क्या है इनके, पेरिटोनाइटिस तो क्यों हो रहा है, क्योंकि परफोरेशन हो गया है तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया। गैस्ट्रिक कंटेंट हो गया तो वो है ना पेरिटोनाइटिस को, पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा, उससे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। और पैरालिटिक इलियस है तो वो भी है ना पेरिटोनियल इरिटेशन से होता है, दोनों का रीज़न पेरिटोनियल इरिटेशन है। और स्टडीज़ नीड टू डिटरमाइन फर्दर मैनेजमेंट, स्टडी में अपन अगर सीटी स्कैन करेंगे उससे अपन को है ना अगर एब्डोमेन के अंदर कोई कलेक्शन या फिर कोई एब्सेस बन गया तो वो दिखेगा। उसका लैब टेस्ट में हम क्या करेंगे, सीबीसी कर लेंगे ब्लीडिंग वगैरह के लिए, और लीवर और किडनी फंक्शन देख लेंगे, लैक्टेट करेंगे और इन्फ्लामेटरी मार्कर सीआरपी कर देंगे। माइक्रोस्कोपी में हम ब्लड कल्चर कर देंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
और कल्चर ऑफ, और जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है परफोरेशन का उसका कल्चर करेंगे कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है ऐसा। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हर सर्जरी में हम आईवी फ्लूइड तो देते ही है, न्यूट्रिशन भी लगभग देते हैं हर में, क्योंकि मन न्यूट्रिशन हो जाता है पेशेंट का। एंटी माइक्रोबियल देंगे इन्फेक्शन रोकने के लिए। और कल्चर करेंगे हम, क्योंकि कल्चर के हिसाब से एंटी माइक्रोबियल देंगे जो कि स्पेसिफिक होगा, जिससे कि ट्रीट आराम से हो जाए। और पैरालिटिक इलियस को रोकने के लिए हम प्रोकाइनेटिक रख देंगे, जिससे है ना पेरिस्टालसिस बढ़ जाए। और नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, इससे हम जो भी इंटेस्टाइनल वो जो जीआई प्रेशर बढ़ गया उसको कम कर देंगे। और पेन को प्रिवेंट करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हम डीवीटी जो होता है उन सबको रोकेंगे, डीवीटी हो गया या फिर इसका एम्बोलिज्म हो गया, उन सबको रोकेंगे कॉम्प्लिकेशन। और रिपीट सर्जरी का इंडिकेशन में क्या है कि अगर है ना जो हमने ये ऊपर वाली जो चीज़ की है ये सब से अगर रिलीफ ना मिले तो अपन सर्जरी करेंगे। इसके अलावा अगर इंट्रा एब्डोमेन में कोई कलेक्शन बन गया या फिर एब्सेस बन गया तो हम सर्जरी करेंगे। या फिर है ना परसिस्टेंट सोर्स ऑफ इन कंटेमिनेशन, मतलब कोई एक ऐसा सोर्स है जहाँ से इन्फेक्शन हुए जा रहा है अभी तक रुका नहीं है, जैसे कि कोई अल्सर हो गया, कोई परफोरेटेड अल्सर हो गया तो वो कंटिन्यू है ना अपना इन्फेक्शन बाहर निकाले जा रहा है, तो वो परमानेंट सोर्स है। या फिर पेशेंट को सेप्सिस हो गया या फिर कोई ऑर्गन का डिसफंक्शन हो गया, तो इन सब के लिए हम करेंगे सर्जरी। सर्जरी में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हम ड्रेनेज करेंगे, जो भी फ्लूइड या फिर कंटेंट जो बाहर आ गया है अल्सर से उस सब का ड्रेनेज करेंगे। और वॉश आउट करेंगे पूरे एब्डोमेन कैविटी का। उसके अलावा अगर कोई इंटेस्टाइन या जो भी पार्ट हमारा ख़राब हो गया उसको नेक्रेक्टोमी करेंगे, उस नेक्रोसिस वाले पार्ट को हम निकाल देंगे। बाउल का रिसेक्शन कर देंगे अगर नेसेसरी, बाउल को काट देंगे अगर ख़राब हो गया तो। उसके अलावा हम टेम्परेरी स्टोमा बना देंगे जो कि इलियोओस्टोमी होगा, मतलब जो इलियम होगा ना उसके अंदर हम एक होल बना के और वहाँ से एक ऑस्टोमी बना देंगे, जिससे बाउल रेस्ट मिले थोड़ा सा पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव में हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, न्यूट्रिशन देंगे ऑपरेशन के बाद में, पेन रोकेंगे ऑपरेशन के बाद में। और पेन रोकने के लिए हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए, कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डीवीटी वगैरह कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए, निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए, इन सबको रोकने के लिए हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। अब ये केस नंबर 6, इसमें देखो गैस्ट्रिक अल्सर दिया हुआ है जो कि लॉन्ग टाइम से है, बहुत लंबे टाइम से कोई अल्सर है। और है ना इस अल्सर का जो पेन था ना वो है ना बिगिन अबाउट 2 weeks अगो ही नोटेड डिक्रीज इन द पेन ऑफ इन द एप्लीकेशन ओवर द पास्ट 2 days। 2 वीक से है ना 2 वीक पहले जो एक्सेसरबेशन हुआ पेन का वो 2 वीक पहले चालू हुआ। और उसका जो पेन 2 दिन पहले 2 days अगो उसका पेन जो था वो कम हो गया मतलब परफोरेशन हो चुका है। जो अल्सर जो पहले इरिटेट हो के पेन देता था वो परफोरेट हो गया, तो उधर से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन पेन उसका कम हो गया था, तो ऐसा होता है। उसके अलावा इसे है ना ब्लीडिंग की वजह से इसे डिजीनेस, वीकनेस और थर्स्ट, डिहाइड्रेशन की वजह से ये सब इसे मिल रहा है। कॉन्शियसनेस उसकी चली गई है क्योंकि ब्रेन में ब्लड कम जा रहा है। स्किन पेल हो गया एनीमिया की वजह से। और स्लाइट पेन जो स्लाइटली थोड़ा बहुत भी है वो एपिगैस्ट्रियम में है, ठीक है। और नो सिम्टम ऑफ पेरिटोनियल इरिटेशन, पेरिटोनियल इरिटेशन जरूरी नहीं है कि परफोरेशन में मिले हमें। इसमें हमें पता चल रहा है कि परफोरेशन है क्योंकि इसका पेन डिक्रीज़ हो चुका था, ठीक है। और ब्लीडिंग वगैरह पता चल रहा है कि कॉन्शियसनेस चली गई है, पेल हो गया है, इन सब से हमें पता चल रहा है कि ब्लीडिंग थी इसको। इसका बीपी कम हो गया है, इन सब से हमें ब्लीडिंग पता चल रही है। तो इस वाले केस में जो ब्लीडिंग के हमें ज़्यादा साइन दिख रही है, जो जितने भी साइन है ये सब हमें ब्लीडिंग के दिख रहे हैं, मतलब है ना ये जो अल्सर है वो ब्लीडिंग तो है ही उसके अंदर पक्का 100% है, ठीक है। उसके अलावा परफोरेशन के लिए हमें ये डिक्रीज़ इन पेन, ये एक ही साइन मिल रहा है। तो परफोरेशन प्रॉबेबली बोलेंगे हम, प्रॉबेबली परफोरेशन, लेकिन ब्लीडिंग 100%। तो इसमें है डायग्नोसिस स्टमक अल्सर कॉम्प्लिकेटेड बाय ब्लीडिंग और पॉसिबली परफोरेशन। इसका एक ही साइन मिल रहा है, ये अगर कहना चाहो तो कहो वरना इसे रहने दो डायग्नोसिस में, मेन ही ब्लीडिंग वाला पार्ट रखना क्योंकि इसके हमें बहुत सारे साइन दिख रहे हैं। अब इसके लिए हम टेस्ट क्या क्या करेंगे, तो टेस्ट इसमें है क्योंकि इसमें मेनली ब्लीडिंग की दिक्कत है, तो इसमें हम टेस्ट क्या करेंगे, एनीमिया के लिए टेस्ट करेंगे, ब्लड काउंट देखेंगे। और ब्लीडिंग की दिक्कत है तो अपन स्टूल को टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर ब्लड है या नहीं है। एंडोस्कोपी ये भी हम अल्सर की ब्लीडिंग देखने करेंगे कि अल्सर जो है उसकी ब्लीडिंग का सोर्स कहाँ है, किस जगह पर है अल्सर, कितना बड़ा है अल्सर, वो सब देखना है। और जो मैनेजमेंट है
वो भी है ना अपन सब ब्लीडिंग के हिसाब से करेंगे, मेन सिम्टम इसका ब्लीडिंग हो रहा है। एडमिट करेंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड्स देंगे और इसको है ना पीपीआई देंगे, क्योंकि है ना अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है तो एसिडिटी कम करने के लिए अपन पीपीआई देंगे। उसके अलावा पेन रोकने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे और एंडोस्कोपी करेंगे। और है ना जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि उसका बीपी वीपी सब देखते रहेंगे, हार्ट रेट वगैरह, पल्स प्रेशर, वो सब कुछ देखते रहेंगे, कुछ डिरेलमेंट नहीं हो जाए इन सब चीज़ों का, ऐसा कुछ। आई वुड सीक आंसर टू, हम है ना किस किस चीज़ के आंसर हमें ज़रूरी है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो एनीमिया कितना सीवियर है एनीमिया वो देखना ज़रूरी है, किस रेट पे ब्लीडिंग हो रही है वो देखना ज़रूरी है, साइज़, लोकेशन और फीचर्स ऑफ अल्सर देखना ज़रूरी है। ये सब आंसर हमारे दिमाग में होने चाहिए ट्रीटमेंट करते समय। अब ट्रीटमेंट का क्या है, पीपीआई दिया एसिड कम करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है तो हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स या ब्लड ये सब कुछ दे सकते हैं। और एंडोस्कोपिक थेरेपी हम कर सकते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक डाल के हम है ना क्लिपिंग, कॉटरी ये और लाइगेशन ये सब कुछ हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक से। उसके अलावा अगर ये है ना फेल हो गया एंडोस्कोपी वाला तो हम सर्जरी कर सकते हैं। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो है उसको, जो वेगोटॉमी, सर्जरी में हम क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं, सर्जरी में हम ये वाला ऑप्शन कि है ना पाइलोरोस प्रिजर्विंग वेगोटॉमी, जो वेगस नर्व है ना उसको काट देते हैं, वेगस नर्व काट दी तो अपना जो पैरासिम्पथेटिक एक्शन है एसिड रिलीज़ करने का वो ख़त्म हो जाएगा, एसिड नहीं होगा तो अल्सर नहीं होगा, ठीक है। तो पाइलोरस बचा देंगे इसमें, तो इसको पाइलोरस प्रिजर्विंग बोलते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल और सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब जो जो अल्सर वाला पार्ट है उसको हम काट के निकाल देंगे, तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रेक्टोमी। उसके अलावा ट्रंकल वेगोटोमी, जो वेगल ट्रंक है उस ट्रंक को पूरे को काट देंगे हम, या फिर गैस्ट्रिक एंट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक एंट्रम को काटेंगे। तो मेनली सर्जरी में क्या है, वेगस नर्व को काट देंगे और जो स्टमक है गैस्ट्रेक्टोमी, ये गैस्ट्रेक्टोमी पार्शियल हो सकता है, एंट्रम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वेगेटोमी ट्रंकल हो सकती है, या फिर उसके छोटे छोटे ब्रांचेस के हो सकती है। अब सर्जिकल इंडिकेशन क्या होता है कि मेडिकल और एंडोस्कोपी फेल हो गए, ये सब चीज़ें हैं, ये फेल हो गए अगर तो हम सर्जरी करेंगे। उसके वाइटल्स ख़राब हो रहे हैं, बीपी लो हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ये सब हो रहा है तो हम इसे सर्जरी करेंगे। और लार्ज अल्सर है तो लार्ज अल्सर को हम एंडोस्कोपी से नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। और परफोरेशन या फिर पेनिट्रेशन है अल्सर का, तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमें ड्रेनेज करना है और वो ज़्यादा सीवियर केस है इसलिए। E42 केस नंबर नेक्स्ट, ये भी ब्लीडिंग अल्सर का केस है, ठीक है। तो उसमें ब्लीडिंग वाली सब चीज़ें कि वीकनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉफ़ी ग्राउंड, इसका वॉमिट जो है वो कॉफ़ी ग्राउंड मतलब कि है ना, और हिमेटेमेसिस हो रहा है, इसको ब्लड आ रहा है वॉमिट में, और डार्क स्टूल आ रहा है, मेलेना हो रहा है इसको, इसने एस्पिरिन की हिस्ट्री है, मतलब एस्पिरिन लेंगे तो अल्सर होने के चांस है। उसके अलावा वीकनेस हो रही है इसे, और जो है ना अपना हाइपरटेंशन होता है ना उसमें फ्लाइज बिफोर द आइज़, ये फैदरोम ने अपन को पढ़ाया था वो वाला है, तो वो आ जाता है। इसके अलावा डार्क स्टूल आ रहा है, मेलेना हो रहा है इसको, और एनीमिया की वजह से पेलर ऑफ स्किन हो रहा है, और इसको 5 साल से डुओडेनम का अल्सर था, ये हिस्ट्री में दे रखा है। स्किन इज पेल एनीमिया, पल्स इज वीक एनीमिया क्योंकि बीपी लो हो चुका है, और बीपी लो इधर दिया हुआ, मेलेना इधर लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ब्लीडिंग और डिकम्पनसेटेड ब्लड लॉस, इसका ब्लड लॉस है। डिकम्पनसेटेड इसकी जो ब्लड ये बीपी है बहुत लो है, 80 से भी कम है, तो ये है ना शॉक कहेंगे इसे, शॉक डिकम्पनसेटेड बोल सकते हैं, फिर इसे शॉक बोल सकते हैं, क्योंकि लेस देन 90 हो गया है, लेस देन इक्वल टू 90 हो जाता है सिस्टोलिक, तो इसे शॉक बोलते हैं। इसका जो नीचे वाले क्वेश्चन है मिनी क्वेश्चन, ये लगभग सेम होंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाले, कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, अल्सर ब्लीडिंग वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वैसा का वैसा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 47। तो केस नंबर 47 में क्या है कि ये जो अल्सर है इसको 20 साल से इसको अल्सर है, ठीक है, डुओडेनम का, ठीक है, इसे क्रॉनिक अल्सर है, 20 साल से इसको अल्सर की दिक्कत है, जो कि डुओडेनम अल्सर है। और इसका न्यूट्रिशन, इसका है ना हेल्थ वीक हो जा रही है इसकी, इसका बीपी थोड़ा सा लो दे रखा है, और क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन भी होगा, क्योंकि है ना इसका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उससे पानी भी नहीं जाएगा और फूड भी नहीं जाएगा, फूड नहीं आएगा, न्यूट्रिशन कम, पानी नहीं जाएगा, डिहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कत। और डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई स्किन हो गई है, और टर्गर स्किन, जो टर्गर है वो रिड्यूस हो गया स्किन का, तो डिहाइड्रेशन में होता है। इसके अलावा एब्डोमेन इज़ नॉट स्वॉलन, क्योंकि है ना
इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें एब्डोमेन सोलन नहीं होता। और ये जो है ना, ये स्टमक के लेवल पे, इसलिए एपिगैस्ट्रिक है ना जो पेन है वहाँ वो उधर होगा। और ये स्प्लैश नॉइज़ है ना, ये भी एपिगैस्ट्रिक में हमें दिखेगी, जो कि हर ऑब्स्ट्रक्शन में दिखती है। तो है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है इसका कौन बता रहा है? ये स्प्लैश नॉइज़ बता रहा हमें ऑब्स्ट्रक्शन। एपिगैस्ट्रिक बता रहा हमको स्टमक। और जो अल्सर था वो डुओडेनम में था। तो ये डुओडेनम और स्टमक के जंक्शन पे, जो कि होता है स्टमक का आउटलेट, वहाँ पे है ये अल्सर और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और जिसे हम पाइलोरस भी बोलते हैं। ठीक है, पाइलोरस का मतलब वो सेम ही है, गैस्ट्रिक आउटलेट। इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि कॉम्प्लिकेशन है डुओडेनल अल्सर का। ठीक है, तो पेशेंट को हिस्ट्री थी अपने 20 ईयर्स की हिस्ट्री है। तो 20 ईयर में अपना ऑब्स्ट्रक्शन के लिए टाइम मिल जाएगा इसमें, इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है 20 ईयर में। लॉन्ग हिस्ट्री था। प्रीवियस अल्सर परफोरेशन, ये अल्सर की सर्जरी हो चुकी थी पहले, तो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन में ये है ना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है ना, फूड वो नहीं खा पा रहा है, वाटर नहीं ले पा रहा है। तो फूड नहीं खाने से वेट लॉस, और जो है ना फूड नहीं खा पा रहा है, तो फूड है ना स्टमक में रह रहा है, तो हमेशा उसको सेटाइटी, मतलब हमेशा पेट भरा रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, और एपिगैस्ट्रिक पेन होगा उसे, इसलिए गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है ये। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, और सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, और वेट लॉस होगा इसमें, वॉमिटिंग ऑफ प्रीवियसली इंजेस्टेड, जो खाना खाया था उसका वॉमिट हो जाएगी, और स्प्लैश नॉइज़, ये ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा अपन को। टेस्ट क्या करेंगे हम? अल्सर में हम क्या करते हैं? एंडोस्कोपी करते हैं अल्सर को देखने के लिए और ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए। एक्सरे करेंगे, एक्सरे में हमें है ना डायलेटेड स्टमक दिखेगा, गैस्ट्रिक डायलेशन, क्योंकि है ना जो खाना स्टमक से नीचे नहीं जा रहा है। उसके अलावा सीटी स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लैब टेस्ट में हम ब्लीडिंग के लिए सीबीसी करेंगे, वॉमिटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, और कोगुलेशन प्रोफाइल ब्लीडिंग के लिए करेंगे। वॉमिट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, उस वजह से हमने है ना कॉन्शियस, वो दिमाग में है ना कॉन्शियसनेस चली जाती है, चक्कर वगैरह आते हैं, वो सीजर आ सकते हैं, ट्रेमर आ सकते हैं, वो सबके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस से भी हो सकता है। कॉन्शियसनेस और सीजर, ये सब है ना दो चीज़ से होगा, या तो ब्लड कम होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, इन दोनों की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? नेजोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन हम कम करते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो खाना नीचे नहीं जा रहा है, तो उसको कंप्रेशन को कम करने के लिए हम डीकम्प्रेशन करते हैं। उसके लिए एक ट्यूब डालते हैं नेजोगैस्ट्रिक, उससे करते हैं। इसके अलावा हम इसे है ना हाइड्रेशन देंगे, क्योंकि इसको पानी और फूड नहीं मिल रहा है, तो हाइड्रेशन देंगे और न्यूट्रिशन देंगे। उसके अलावा इसके अंदर एसिड ज़्यादा है, अल्सर बन रहा है, तो इसको पीपीआई देंगे और H2 ब्लॉकर देंगे एसिड कम करने के लिए। अगर परफोरेशन और ब्लीडिंग भी है पेशेंट के अंदर, तो उसे एंटीबायोटिक देंगे हम। सर्जरी क्या क्या होती है? 3 टाइप की सर्जरी होती है इसकी। पाइलोरोप्लास्टिक, मतलब कि पाइलोरस या फिर गैस्ट्रिक आउटलेट जो है उसको सही करना, उसको बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टिक। और वेगो, ये करेंगे हम ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए। और वेगोटॉमी करेंगे, ये है ना जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए वेगोटॉमी, वेगस नर्व काट देंगे। सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी, इसमें अल्सर को हटा देंगे, तो इसमें आधा जो स्टमक है उसे काट के निकाल देंगे। और उसके अलावा प्री ऑपरेटिव मेजर्स, कि ऑपरेशन से पहले हम क्या क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, क्योंकि इसको वॉमिट था। फ्लूइड देंगे, क्योंकि इसका डिहाइड्रेशन वॉमिट की वजह से और खाना न खाने की वजह से। न्यूट्रिशन देंगे खाना ना खाने की वजह से, और एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि सर्जरी होने वाली है। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? हर सर्जरी में ये होता है, एनास्टोमोसिस लीक, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए, कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए सर्जरी का। और उसके अलावा इसे हम पेन के लिए पेन कंट्रोल्स देंगे, और इसे हम ग्रेजुअल डाइटरी एडवांसमेंट देंगे, मतलब धीरे धीरे हम खाना खिलाएंगे, अचानक से नहीं। ये सब हो गया। ठीक, नेक्स्ट अपना केस नंबर 48। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो अपर एब्डोमेन के अंदर पेन है, जो कि रेडिएट कर रहा है राइट शोल्डर के अंदर। तो इससे हमें पता चल रहा है या तो स्टमक का या फिर डुओडेनम का इधर का कुछ दिक्कत है। कि इसमें आगे अगर देखें तो अल्सर ऑफ डुओडेनम बल्ब भी हमें दे रखा है, मतलब डुओडेनम का अल्सर है। उसके अलावा आफ्टर कंजर्वेटिव, तो है ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया हमने, वो अल्सर हील हो गया। उसके बाद में इसका स्किन पेल हो गया, मतलब एनीमिया हो रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो अल्सर हो गया, और ये अपन को ब्लीडिंग पता चल गई। ठीक है, ये ब्लीडिंग इससे पता चली। उसके अलावा टेक अ फोर्स्ड पोजीशन,
और मोशनलेस। इससे हमें चल रहा है पता कि पेरिटोनाइटिस हो रहा है। तो पेरिटोनाइटिस हो रहा है इसका मतलब ये परफोरेशन हो गया इसका, ठीक है, प्लस परफोरेशन, इससे परफोरेशन पता चल रहा है। और लेग टक टू द स्टमक, इससे भी हमें परफोरेशन पता चल रहा है, पेरिटोनाइटिस पता चल रहा है। इसका बीपी लो हो गया है, इससे हमें ब्लीडिंग पता चल रही है। उसके अलावा ड्राई स्किन हो गई, इसका मतलब है ना इसको वो हाइपोवॉलीमिया हो गया, इसको ब्लीडिंग हुई है इसलिए। और डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ब्रीदिंग, जो एब्डोमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ब्रीदिंग के अंदर, क्योंकि इसे पेरिटोनाइटिस है इस वजह से। और मसल डिफरेंस, सोननेस इन ऑल डिपार्टमेंट, पूरा एब्डोमेन दर्द कर रहा है, सोननेस हो गया है पेरिटोनाइटिस की वजह से। और शॉटकिन ब्लूमबर्ग पेरिटोनाइटिस का जो साइन होता है वो पॉजिटिव आया है। इसकी इन्फेक्शन है क्योंकि WBC काउंट बढ़ चुका है। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कैसे कैसे डायग्नोसिस हुआ ये। तो इसमें अगर एडिशनल हम देखें तो ये परफोरेशन और ब्लीडिंग में जो जो ये नीचे वाले क्वेश्चन है, मिनी क्वेश्चन है, क्या क्या होता है अपन ऊपर वाले केस में देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि परफोरेशन है तो उसके लिए एक्सरे कर सकते हैं हम फ्री एयर देखने के लिए, जो डायफ्राम के नीचे एयर रखती होती है उसके लिए। उसको कंफर्म करने के लिए हम CT कर सकते हैं। लैब में इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल ब्लीडिंग के लिए। क्लोजर के लिए हम जो परफोरेशन साइट है उसको क्लोज करेंगे। एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर परफोरेशन है तो हमें ओपन करना पड़ेगा। और एंडोस्कोपी से हम है ना, और हाँ इसमें तो परफोरेशन है ही है तो इसे हमें ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर हम ना ओमेंटल पैच लगा देंगे, है ना, परफोरेटेड अगर है कहीं डुओडेनम तो ओमेंटम ला के इसके ऊपर लगा देंगे, ये सब कुछ करेंगे। इसके अलावा है ना जो भी बाकी ऊपर पड़ चुके हैं अपन की क्या क्या देने वाला है इसके अंदर, तो इसे हम छोड़ते हैं। नीचे जाते हैं केस नंबर, ये था 48, केस नंबर 59 नेक्स्ट, ठीक है। इस 59 वाले केस के अंदर हमें गैस्ट्रिक अल्सर की हिस्ट्री दे रखी है। एपिगैस्ट्रिक में पेन है क्योंकि है ना ये स्टमक का अल्सर है इस वजह से। बैड ब्रीथ, ब्रीथ जो है वो बैड आ रही है, उसका लूज स्टूल आ रहा है, ठीक है। और अर्ज फॉर स्टूल, अब खाने के जस्ट बाद उसको है ना स्टूल करने की है ना इच्छा हो रही है, मतलब कि क्योंकि है ना जो स्टमक से इंटेस्टाइन का कनेक्शन बन चुका है तो सीधे खाना इंटेस्टाइन में चला जा रहा है, रेक्टम में चला जा रहा है, और उसके खाने के जस्ट बाद अपन को लेटरिन आ जा रही है। उस लेटरिन के अंदर भी जो फीसिस आ रहा है ना वो अनडाइजेस्टेड आ रहा है। तो इसमें पता चल रहा है कि ये गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला है। और ये सब भी मैं केस ये वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। और स्किन स्पेलिंग कलर, एनीमिया हो रहा है इसके अंदर क्योंकि है ना इसको अल्सर था जो परफोरेशन हो गया, उसका फिस्टुला बन चुका है। स्किन टर्गर रिड्यूस, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसको। उसके अलावा टंग इज़ ड्राई, ये भी डिहाइड्रेशन बता रहा है। इसको पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन हो रहा है। और म्यूकस और अनडाइजेस्टेड फूड इसको रेक्टम में आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है। अनडाइजेस्टेड आ रहा है क्योंकि वो सीधे स्टमक से आ जा रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा फूड का। इसमें डायग्नोसिस में हम बेरियम सॉलोइंग करेंगे, बेरियम से खिलाएंगे पेशेंट को, कॉन्ट्रास्ट होगा जो कि उसके बाद में इसको हम जो भी इमेजिंग लेंगे उससे पता चलेगी कहाँ पर फिस्टुला है, कहाँ पर है ना जो एब्डोमेन वो स्टमक और कॉलन का जो कनेक्शन बन रहा है किस जगह पर पता चलेगा। उसके अलावा हम बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम CT स्कैन कर सकते हैं, और उसे डायरेक्टली देखने के लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं डायरेक्ट विजुलाइजेशन के लिए, उससे अपन को फिस्टुला की ओपनिंग दिख जाएगी। और ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव में सक्शन कर लेंगे, जो फूड पार्टिकल है उसे हम बाहर निकाल देंगे एब्डोमेन से सक्शन करके खींच कर। और बाउल को रेस्ट देंगे, उसे खाना नहीं खिलाएंगे, उसे IV फ्लूइड्स देंगे क्योंकि खाना नहीं खिला रहे हम, और इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ फेल हो गया, ठीक है, तो हम सर्जरी करेंगे। या फिर परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए ये सब कुछ सिम्टम हमें आ रहे हैं तो हम सर्जरी करेंगे। और सीवियर मेल न्यूट्रिशन और वेट लॉस हो रहा है तो हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या है मेन चीज़, पहले तो जो फिस्टुला है जो कनेक्शन उसे काट के निकाल देंगे, और जो ओपनिंग हो गई स्टमक के इंटेस्टाइन के अंदर उन दोनों ओपनिंग को हम बंद कर देंगे। और मेन गोल हमारा क्या है कि उसका है ना उसका फ्लूइड लॉस हो जा रहा है क्योंकि फ्लूइड सीधा इंटेस्टाइन में चला जा रहा था, तो उसके अंदर फ्लूइड कम होगा तो इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटी होगी तो उन दोनों को हम ठीक करेंगे। और खाना भी उसका न्यूट्रिशन उसको नहीं मिला इतने दिनों से, उसे न्यूट्रिशन देंगे। और इन्फेक्शन के चांस है क्योंकि एब्डोमेन इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन हो गया, इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो उसे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 65, इसमें हमारा अल्सर का ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये सेम वही केस हमने जो पहले कर रखे हैं, ये है ना वॉमिटिंग में, ये है ना ब्लड आएगा वॉमिटिंग में, वीकनेस होगी। उसके अलावा इसे इसको एंटासिड दिया गया है, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए। टारी स्टूल आ रहा, मेलेना आ रहा, मतलब अपर GI की ब्लीडिंग है। BP कम हो गया क्योंकि ब्लीडिंग की हो रही है इसको। RBC कम हो गया, इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया क्योंकि एनीमिया है इसको।
डार्क स्टूल ये भी अपन को मेलेना बता रहा है। तो ये हो गया डुओडेनम का अल्सर कॉम्प्लिकेटेड बाय ब्लीडिंग। और इसका जो मैनेजमेंट वगैरह मिनी क्वेश्चन है, तो इससे ऊपर जो हमारे इससे पहले जो केस आए थे अल्सर प्लस ब्लीडिंग उससे कॉमन है, तो उधर से ये वाले नीचे वाले ये सब केस हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78। इस केस में क्या है, हमें हिस्ट्री दे रखी है कि अल्सर था उसको और परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर 5 days अगो 7 hours अगो आफ्टर परफोरेशन। अच्छा, ऑपरेशन हुआ उसका 5 days अगो, और जो ऑपरेशन हुआ वो पहले अल्सर हुआ, उसका परफोरेशन हुआ, परफोरेशन के 7 hours के बाद में, परफोरेशन के 7 hours के बाद में अपन ने ऑपरेशन किया है। और जो ऑपरेशन हुआ है वो है ना 5 दिन पहले हुआ है, तो ये परफोरेशन के 7 दिन तक, अब 7 घंटे तक अपने वेट किया ऑपरेशन का, तो जो परफोरेशन से जो कंटेंट था ना वो पेल्विक कैविटी में आके इकट्ठा हो गया, तो उसमें पेल्विक का इन्फेक्शन हो गया जो कि एब्सेस बना दिया वहाँ पर। तो लोअर एब्डोमेन दे रखा है, मतलब पेल्विक का क्वेश्चन है, पेल्विक में कुछ हो रहा है, और यूरिनेशन और डिफिकेशन इसका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पेन एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, ये यूरिनेशन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, फ्रीक्वेंट डिफिकेशन करेगा, इसका यूरिनेशन के टाइम पे इसको पेन भी होगा। तो ये सब कुछ है ना अपन को पेल्विक इन्फ्लामेशन में दिखता है। उसके अलावा इसका इन्फेक्शन है क्योंकि इसका WBC बढ़ा हुआ ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है। और इसके कॉम्प्लिकेशन अगर देखें, जो पेल्विक एब्सेस है वो पाउच ऑफ डगलस, ये एक है ना पाउच होता है उसके अंदर इकट्ठा हो गया है, एब्डोमेन में पाउच होता है उसके अंदर, ये सब कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से एब्सेस बन गया है। ठीक है, इसके डायग्नोसिस में हम एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI कर सकते हैं एब्सेस को देखने के लिए। इसके अलावा हम ब्लड कल्चर करेंगे ताकि हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकें। और ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था कि एब्सेस क्यों बन गया, जब जो डॉक्टर था ना उसकी गलती से बना, ये डॉक्टर ने है ना अप्रोप्रिएट सर्जिकल ट्रीटमेंट ये नहीं यूज़ किया और सर्जिकल टेक्निक यूज़ नहीं की। उसको है ना डॉक्टर को, सर्जन को केयरफुल डायसेक्शन करना चाहिए था, ऐसा डायसेक्शन जिससे कि है ना ये जो इन्फेक्शन हो पेल्विस में नहीं फैले। और इरिगेशन और ड्रेनेज, मतलब कि सब साफ़ सफाई करनी चाहिए थी पूरे एब्डोमेन कैविटी की। और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देने चाहिए थे जिससे कि इन्फेक्शन ना बढ़े। उसके अलावा ट्रीटमेंट में और क्या कर सकते हैं हम, ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर सकते हैं, मतलब बाहर से हम एक नीडल डालेंगे, उस एब्सेस को ड्रेन कर लेंगे, इसमें से पूरा पस बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में हम इसे एंटीबायोटिक दे देंगे। और सपोर्टिव केयर, मतलब कि जो भी दिक्कत है उसकी वो सब ट्रीट करेंगे, जैसे कि BP लो है तो BP सही करेंगे, और हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसे सही करेंगे, वो सपोर्टिव केयर। और सीवियर केस में हम सर्जरी कर सकते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी सीवियरिटी भी डिपेंड करते हैं इसके बेनिफिट कॉम्प्लिकेशन के। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम क्या करेंगे, इसमें हम ना वाइटल्स देखेंगे, BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वो जो भी दिक्कत हो रही है उन सबको देखते रहेंगे। एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, पेन देंगे, पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन देंगे। उसका वुंड केयर करेंगे कि है ना जो उसका वुंड का इन्फेक्शन ना हो जाए। और इमेजिंग करेंगे कि है ना जो एब्सेस से बड़ा तो नहीं हो रहा, या फिर जो पेरिटोनाइटिस है वो तो नहीं फैल रहा उन सब के लिए। उसके अलावा हम ध्यान रखेंगे सेप्सिस का, कि पेशेंट को सेप्सिस ना हो जाए। और सेप्सिस के क्या क्या साइन होंगे, फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, इनमें से कुछ एक हो रहा है तो हम सोचेंगे कि सेप्सिस, सेप्सिस प्रिवेंशन का सोचेंगे। और पेशेंट को हम न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 90। इसमें क्या था कि है ना इसमें भी गैस्ट्रिक अल्सर की हिस्ट्री है, इसका बिलरोथ 1 ऑपरेशन हुआ है, मतलब इसका जो है गैस्ट्रिक आउटलेट वो हमने उधर कुछ छेड़छाड़ी की है, एनास्टोमोसिस किया है, स्टमक को थोड़ा सा काट के और दुओडेनम को उससे जोड़ा है, तो यहाँ एनास्टोमोसिस किया हमने। उसके एनास्टोमोसिस के बाद में है ना हैवीनेस, एपिगैस्ट्रियम के अंदर हैवीनेस आ रही है। हैवीनेस क्यों आएगी, क्योंकि फूड वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और फूड इकट्ठा कब होगा, जब है ना एनास्टोमोसिस का स्टेनोसिस हो जाएगा, उस वजह से स्टेनोसिस बोले तो नैरोइंग हो जाएगी, तब है ना वो अपन को हैवीनेस लगेगी एपिगैस्ट्रियम में, और उसी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग, वो सब कुछ मिलेगा। ये सब वीडियो के स्टार्टिंग में हो चुका है। और जो पेशेंट था आर्टिफिशियली वॉमिट करता है, खुद ही उंगली डाल के वॉमिट निकाल देता है जिससे कि उसको हैवीनेस ना फील हो। लूज़, उसका वेट लूज़ हो गया है। और तो इससे अपन को पता चल रहा है, इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि स्टेनोसिस है, जो एनास्टोमोसिस किया गया था डॉक्टर के थ्रू उसका स्टेनोसिस हो चुका है। तो इसका ये जो स्टेनोसिस है वो किस जगह पे हुआ है, वो पाइलोरिक बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट का, ये दोनों सेम चीज़, या इनका स्टेनोसिस हो गया है।
तो इनका स्टेनोसिस से क्या हो गया कि जो गैस्ट्रिक में स्टमक में जो कंटेंट है ना वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या फिर गैस्ट्रिक स्टेसिस। ये सब कुछ एक ही चीज़ है, इनमें से कुछ भी एक अपन बोल सकते हैं। और इसके अंदर एक्स्ट्रा हम एग्जामिनेशन क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं जिसमें हमें गैस्ट्रिक डिस्टेंडेड दिखेगा, क्योंकि गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर फूड इकट्ठा हो रहा है। उसका ऑब्स्ट्रक्शन का रूल आउट, का ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है, एडेशन है, जो भी उन सबको देखने के लिए। और गैस्ट्रोग्राफिन टेस्ट करेंगे, इसके अंदर भी हम है ना कॉन्ट्रास्ट डाल के और बाद में देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट जैसे पिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है ना इसका है ना इमेजिंग लेंगे कहाँ तक गया वो, स्टमक तक जाएगा और बाद में रुक जाएगा, डुओडेनम में पूरा खाली पड़ा होगा, ये दिखेगा हमें गैस्ट्रोग्राफिन टेस्ट के अंदर। एंडोस्कोपी करेंगे डायरेक्टली विजुलाइज करने के लिए, सीधा देखने के लिए। और ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि है ना इसको कुछ नहीं खिलाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल इसका है ना स्टमक अपना बंद है, स्टमक से नीचे नहीं जा रहा खाना। जब तक कि वॉमिट रिजोल्व ना हो जाए तब तक उसे कुछ नहीं खिलाएंगे। डिकम्प्रेशन करेंगे, स्टमक में जो भी कंटेंट है उसे बाहर निकाल देंगे। प्रोकाइनेटिक एजेंट देंगे जैसे कि मेटोक्लोप्रोमाइड, एथ्रोमाइसिन, जिससे कि है ना गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़े और खाना नीचे जाए। और उसे खाना देंगे तो छोटा छोटा और बार बार खाना देंगे, थोड़ा थोड़ा। और उसे है ना लिक्विड ही फूड देंगे ताकि वो इजीली नीचे तक, मतलब गैस्ट्रिक आउटलेट से नीचे जाए। और सर्जरी हम कब कब करेंगे, जब ये सब मेजर्स फेल हो जाए तो हम सर्जरी करेंगे। और सर्जरी में है ना, और अगर है ना स्टेनोसिस है, आउटलेट का स्टेनोसिस है, बिल्कुल ही बंद हो गया तो हम सर्जरी करेंगे। और सर्जरी में क्या क्या ऑप्शन है, री ऑपरेशन करेंगे, पहले एक बार ऑपरेशन हो सकता है, हो चुका है, उसको वापस से करेंगे ऑपरेशन सही करने के लिए, उसे री ऑपरेशन करेंगे या फिर करेक्टिव ऑपरेशन कहेंगे। और इसके अलावा हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी मतलब पूरे स्टमक से बाहर की तरफ एक ट्यूब आएगी, जिससे कि खाना है ना निकल जाए बाहर, जो भी खाना इकट्ठा हो गया वो बाहर आ जाए उस हिसाब से। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने गैस्ट्रेक्टोमी किया था ना डॉक्टर ने स्टार्टिंग में, बिलरॉथ ऑपरेशन, उसके लिए वाइड मार्जिन लें। बड़ी मार्जिन लेंगे तो जो है ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस कम है, इस वजह से। ये हो गया हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ब्रेस्ट।